देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन ये है कि भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित है। देखिए मैं बताना चाहूंगा ये पहला वाला बिल्कुल गलत है। जो भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति होती है वो प्रधानमंत्री में निहित नहीं होती है, ये निहित होती है हमारे प्रेसिडेंट में यानी कि राष्ट्रपति में। ऐसा लिखा है आर्टिकल 53(1) में कि जो भारत की संघ की कार्यपालिका की शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होगी और वह अपने जो सारे कार्य हैं अपने अधीनस्थ जो अधिकारी होंगे उनके थ्रू करवाएगा। ऐसा लिखा है आर्टिकल 53(1) में। सेकंड है प्रधानमंत्री सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है। देखिए ये भी गलत है। यहाँ पे सिविल सेवा पदेन बोर्ड का अध्यक्ष प्रधानमंत्री नहीं होता है बल्कि कैबिनेट सचिव होता है। कैबिनेट सचिव होगा, प्रधानमंत्री नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे गलत है दोनों, यानी कि ना तो एक और ना ही दो। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए इसमें सेकंड क्वेश्चन है केंद्रीय सरकार के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। पहले आए संविधान में उपबंध है कि समस्त कैबिनेट मंत्री अनिवार्य रूप से केवल लोकसभा के ही आसीन सदस्य होंगे, यानी कि जो जितने भी कैबिनेट मंत्री हमारे बनेंगे वो लोकसभा से ही बनेंगे। ऐसा ये पहला वाला स्टेटमेंट कह रहा है। देखिए ये पहला वाला स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो कैबिनेट मंत्री बनेंगे सारे के सारे वो लोकसभा से बनेंगे, अपितु वो राज्यसभा से भी हो सकते हैं या फिर ऐसे पर्सन को भी कैबिनेट मिनिस्टर बनाया जा सकता है जो किसी भी उसमें सदन में नहीं है, या ना निम्न सदन का सदस्य ना ही उच्च सदन का है, और उसे 6 महीने के अंदर मिनिस्टर बनने के कैबिनेट मिनिस्टर बनने के 6 महीने के अंदर दोनों में से किसी एक सदन को ज्वाइन करना पड़ेगा। ऐसा प्रावधान और है हमारे संविधान में, लोकसभा या राज्यसभा किसी एक को से ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पे पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। ठीक है, सेकंड है केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय संसदीय कार्य मंत्रालय के निर्देशाधीन कार्य करता है। देखिए केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय जो इसका अध्यक्ष होता है वो केंद्रीय कैबिनेट सचिव होता है, और यह संसदीय कार्य मंत्रालय का मतलब ये होगा कि संसद के अंदर क्या 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 आता है। संसद के अंतर्गत आते हैं लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, 3 लोग आते हैं संसद के अंतर्गत। तो इसमें ये लगा है कि ये इन लोगों के अधीन होगा, प्रेसिडेंट के इन तीनों के अधीन होगा। जी नहीं, ये तीनों के अधीन नहीं होता है। ये जो केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय जो है वो प्राइम मिनिस्टर के अधीन होता है, यानी कि पीएम के अधीन होगा, प्राइम मिनिस्टर के, ना के संसदीय कार्य मंत्रालय के। ठीक है, तो यहाँ आंसर है डी, ना तो 1 और ना ही 2। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं इसमें मंत्रिमंडल सचिवालय के संबंध में निम्न के कथनों पर विचार कीजिए। मंत्रिमंडल सचिवालय जो होता है उसके संबंध में पूछा गया। देखिए पहला है मंत्रिमंडल की बैठकों के लिए कार्यसूची तैयार करना, यानी कि जो कैबिनेट जो होती है, कैबिनेट सचिवालय जो होता है वो होता है एकदम प्रधानमंत्री के अधीन होता है, और उसका कार्य क्या होता है, मंत्रिमंडल की जो बैठकें होती हैं उनकी कार्यसूची तैयार करेगा। तो पहला वाला बिल्कुल सही है। सेकंड है मंत्रिमंडलीय समितियों के लिए सचिवालयी सहायता प्रदान करना, ये भी सही है। जो कैबिनेट सचिवालय समिति है वह मंत्रिमंडलीय समितियों के लिए सचिवालय सहायता प्रदान करता है, ये भी सही है। थर्ड है मंत्रालयों को वित्तीय संसाधनों का आवंटन करना। देखिए ये वाला गलत है। मंत्रालयों को वित्तीय संसाधन जो आवंटन करने का कार्य होता है वो आपको पता होना चाहिए, वो वित्त आयोग का होता है, यानी कि आर्टिकल 280 के अंतर्गत आता है। वित्त आयोग जो वित्त से संबंधित है वो 280 के अंतर्गत आता है, यानी कि पहले और दूसरे सही है, तो आंसर है यहाँ पे बी। फोर्थ क्वेश्चन, इसमें बताना है कौन सा कथन सही है। देखिए पहला स्टेटमेंट दिया है इसमें किसी व्यक्ति को उप प्रधानमंत्री कहना केवल राजनीतिक निर्णय है। देखिए बिल्कुल सही है। ये मैंने कल भी प्रीवियस जो टेस्ट सीरीज थी उसमें क्वेश्चन ये डिस्कस किया था कि कोई भी जैसे उप प्रधानमंत्री है वो केवल राजनीतिक निर्णय के आधार पर बनता है, यानी कि 2 पार्टियां हैं, मान लो कोई एक पार्टी ए है और एक पार्टी बी है और दोनों ने गठबंधन करके सरकार बना ली। मान लो इसके पास है 200 सीट है, ठीक है, और इसके पास है 100 सीट है, और 300 सीटों पे सरकार बन रही है। तो क्या होगा, 200 सीट वाला ये कह देगा भाई मैं तो पीएम बन जा रहा हूं, ठीक है, और आपको भी कुछ ना कुछ दूंगा मैं। सेकंड पार्टी से कह दे कि मैं आपको मैं बना दूंगा वाइस पीएम, यानी कि वाइस प्राइम मिनिस्टर बना दूंगा। तो इस तरह से गठबंधन जो हो जाता है वो राजनीतिक निर्णय होता है। इसका संविधान में उप प्रधानमंत्री के अधिकारों का कोई प्रावधान नहीं है। तो यहां पे सेकंड भी सही है, यानी कि आंसर है सी। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार के संदर्भ में निम्न के कथनों पर विचार कीजिए। पहला है मंत्री संसद की किसी समिति का सदस्य हो सकता है। देखिए ये बिल्कुल सही है। जो मंत्री है कैबिनेट मंत्री वो संसद की किसी भी समिति का सदस्य हो सकता है। ये हमारे लिखा है आर्टिकल 88 में। आर्टिकल 88 में ऐसा लिखा है जो मंत्री हैं और भारत के महान्यायवादी हैं संसद की किसी भी समिति का सदस्य हो सकते हैं, उनकी कार्रवाइयों में भाग भी ले सकते हैं और उसमें अपना वक्तव्य भी दे सकते हैं, यानी कि उसमें बोल भी सकते हैं, लेकिन उसमें अपनी वोटिंग पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये लिखा है हमारे आर्टिकल 88 में। ठीक है, तो यहां पे दोनों ही सही है, यानी कि आंसर है सी।
6 क्वेश्चन देखते हैं। इसमें अविश्वास प्रस्ताव के बारे में दिया है। अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है, भारत के संविधान में अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख नहीं है। देखिए ये बिल्कुल सही है, भारत के संविधान में कहीं भी अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख नहीं है। सेकंड है, अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में लाया जा सकता है। देखिए ये बिल्कुल सही है, अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में लाया जा सकता है। उसका मतलब, उसका जो एक रीजन है, लॉजिकल रीजन ये है, जो आर्टिकल हमारा 75(3) है, यानी 75 का आर्टिकल तीसरे का जो उपबंध है उसमें ये लिखा है, जो लोक मंत्रिपरिषद है वो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। तो इस वजह से जो मंत्रिपरिषद के खिलाफ ही लाया जाता है, जो अविश्वास प्रस्ताव आता है किसके खिलाफ है? मंत्रिपरिषद के खिलाफ लाया जाता है। तो मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? वो होती है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो इस वजह से लोकसभा में ही लाया जा सकता है। सी है, यह प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा में के कम से कम 100 सदस्यों का समर्थन होना चाहिए। देखिए यहाँ पे संख्या 100 नहीं है, यहाँ 50 है। 50 सदस्यों का समर्थन हो तब हम अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ सी वाला गलत हो जाएगा। एंड डी है, लोकसभा के सदस्यों द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्रिपरिषद त्याग पत्र दे देगी। देखिए ये बिल्कुल सही है, लोकसभा के सदस्यों के प्रति अगर अविश्वास प्रस्ताव बहुमत से पास हो जाता है तो मंत्रिपरिषद को अपना त्याग पत्र देना पड़ेगा और पीएम की भी कुर्सी चली जाएगी ऐसी कंडीशन में। और एक कंडीशन और मैं बता रहा हूं, अगर हमारे प्रेसिडेंट यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ये लगता है कि कोई भी जो मंत्रिमंडल है वो अपना विश्वास जो है लोकसभा में खो रहा है, विश्वास मत अपना लोकसभा में खो रहा है, तो वह उसकी सलाह मानने के लिए उस टाइम पे बाध्यकारी नहीं है। ठीक है, ऐसा आर्टिकल 74 में है, उपबंध लिखा है कि अगर मंत्रिपरिषद अपना विश्वास खोने में खोती आ रही है तो जो प्रेसिडेंट है उसकी सलाह मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है। ठीक है, तो यहां ये भी मैं क्लियर कर देना चाह रहा हूं। तो यहां केवल गलत पूछा है, गलत है केवल सी। 7वां क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। देखिए मंत्रिपरिषद के बारे में बताया था मैंने, तो ये किसके प्रति होती है? लोकसभा के प्रति होती है। उसका रीजन भी दिया था लास्ट क्वेश्चन में मैंने। और सेकंड है, एक संवैधानिक बाध्यता के अंतर्गत। संवैधानिक बाध्यता का मतलब क्या है कि ये संविधान में चीज वर्णित है तो इसे संवैधानिक बाध्यता कहा जाएगा। तो इसका उपबंध भी मालूम है आपको, ये उपबंध आर्टिकल 75(3) में लिखा है कि जो मंत्रिपरिषद है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो इस हिसाब से तीनों के तीनों सही है। लेकिन जो फोर्थ वाला है, फोर्थ वाला गलत है, क्योंकि आर्टिकल 76 है वो अटॉर्नी जनरल से संबंधित है। एजे यानी अटॉर्नी जनरल जो होता है भारत का, उससे संबंधित है। ठीक है, अटॉर्नी एजे नहीं एजी, अटॉर्नी जनरल यानी कि भारत के महान्यायवादी, उससे संबंधित है, ना कि मंत्रिपरिषद से संबंधित। तो यहां पे सही है आंसर बी, केवल 1, 2 और 3। 8 क्वेश्चन देखते हैं। ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन मुझे लगा है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के त्याग पत्र देने के उपरांत, मतलब जो हमारी केंद्रीय कैबिनेट है उसके त्याग पत्र देने के बाद पहला स्टेटमेंट है, राष्ट्रपति वैकल्पिक व्यवस्था बनने तक उसे बने रहने के लिए कहेंगे। देखिए ये बिल्कुल सही है, अगर हमारी केंद्रीय कैबिनेट भंग हो जाती है तो राष्ट्रपति जो है वैकल्पिक यानी कि जब तक कोई गवर्नमेंट चुन के नहीं आ जाती, यानी कि जब तक इलेक्शन नहीं हो जाते हैं तब तक ये उनसे ये कहेगी आप बने रहो अपने पद पर और आप भारत के लिए कार्य करते रहो। ये वैकल्पिक व्यवस्था कौन करेगा? हमारा राष्ट्रपति। पहला वाला बिल्कुल सही है। सेकंड है, अपदस्थ यानी कि अपने पद से हटाए जाने के बाद, अपदस्थ करने के बाद मंत्रिपरिषद नई सरकार बनाने तक पदभार का निर्वहन करेगी। देखिए ये भी सही है, जो जैसे अपने पद से कोई मंत्री हटा दिया गया है और राष्ट्रपति अगर चाहे तो उसे अपने पद पर रख सकता है जब तक कि कोई नई सरकार चुन के नहीं आ जाती है। तो यहाँ पे दोनों ही सही है, आंसर है सी, 1 और 2 दोनों। 9वां क्वेश्चन है, इसमें मंत्रिपरिषद में शामिल कौन कौन होते हैं? देखिए ये अगर आपने थोड़ा लैंग्वेज अगर पढ़ी होगी तो आप इसे कर पाएंगे। अगर आपने लैंग्वेज नहीं पढ़ी है तो आप यकीनन इस ये क्वेश्चन ये वाला ये बिल्कुल गलत कराएंगे। अगर आपने थोड़ा लक्ष्मीकांत की बुक में अगर डीपली थोड़ा पढ़ा है तो आप इस क्वेश्चन को बड़े आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो इसमें देखिए जो मंत्रिपरिषद होती है उसमें कैबिनेट स्तर के मंत्री भी होते हैं, यानी कि कैबिनेट स्तर के मंत्री जो होंगे वो जो संसदीय कार्रवाई है उनमें भी भाग लेंगे और जो डायरेक्ट मीटिंग होगी प्रधानमंत्री के अंडर में उसमें भी इन लोगों की उत्तरदायित्व रहेगा। और इनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है वो केंद्र के प्रति इनकी होती है, यानी कि केंद्र के प्रति उनका एकदम मतलब सही मतलब एक कहा जाए तो एक अच्छी खासी बॉन्डिंग होती है केंद्र के प्रति। ये केंद्र के प्रति हर विषय में अपना सुझाव अपनी मीटिंगें के माध्यम से और अपना जो कुछ भी है सब कुछ इनका केंद्र के प्रति रहता है। उसके बाद आते हैं राज्य स्तर के मंत्री। देखिए राज्य स्तर के मंत्री क्या होते हैं, इन्हें कुछ विभाग जैसे हैं, जैसे कि आप मान लीजिए सिलाई कढ़ाई विभाग है, जैसे और काफी सारे छोटे छोटे विभाग हैं, तो इन्हें इस टाइप का मंत्री बनाया जाता है राज्य स्तर का मंत्री। लेकिन ये लोग जो होते हैं ये कभी भी कैबिनेट की मीटिंगें होती है उनमें हिस्सा नहीं लेते हैं।
ठीक है। और ये कैबिनेट स्तर के मंत्री से नीचे भी होते हैं, लेकिन जब इन्हें आमंत्रण दिया जाता है कि किसी विषय पर आके आपको चर्चा करनी है, तब ये लोग कैबिनेट स्तर के मंत्रियों के आगे अपने मीटिंग में सम्मिलित हो सकते हैं, ठीक है। वैसे ये नहीं होते हैं, ये स्वतंत्र रूप से बनाए जाते हैं राज्य स्तर पर। छोटे मोटे उद्योग, जैसे छोटे मोटे उद्योग हैं, छोटे मोटे जो आप तमाम योजनाएं उनसे संबंधित मंत्री बना दिए, तो ये